मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ताकि आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करने में कोई कठिनाई न हो। तो आज हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लेते हैं। एक छात्र कुतुब मीनार देखने जाता है। एक छात्र कुतुब मीनार देखने जाता है। यह एक छात्र है, यह समझ ले, मान लिया, मानना पड़ेगा, मान लिया जो एक छात्र क्या है, कुतुब मीनार देखने जाता है। यह है कुतुब मीनार है, मान लेंगे। और वह मीनार की शिखर को देखने लगता है। मीनार की शिखर को देखने लगता है। मीनार की शिखर को देखने लगता है। तो यहाँ हम क्या परिकल्पना करेंगे? एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना होती है। किसकी? समकोण त्रिभुज की परिकल्पना होती है। यह क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की परिकल्पना होगी, मीनार की आधार होगी, यानी ये लड़की की यहाँ से मीनार से दूरी हो गई। एक दूसरा उदाहरण, यह उदाहरण फर्स्ट हो गया। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण, नदी किनारे स्थित, नदी मान लेते हैं नदी है। नदी किनारे स्थित एक मकान, नदी किनारे स्थित एक मकान की बालकोनी में, एक मकान की बालकोनी में एक लड़की खड़ी है। एक लड़की खड़ी है और नदी के उस पार, नदी के किनारे के उस पार स्थित एक मंदिर की सबसे निचली सीढ़ी पर रखे हुए गमले को देख रही है। रखे हुए गमले को देख रही है। तो इन स्थितियों में भी एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना होती है, कल्पना होती है। तो हम यहाँ देखेंगे जो मीनार की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बिना मापे हुए ज्ञात कर सकते हैं। नदी के उस ओर जाए बिना नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई जो उदाहरण में हम समझे और नदी की चौड़ाई, इन समस्याओं को या इनको जिस तकनीक द्वारा ज्ञात किया जाता है वह गणित की एक शाखा है। क्या है? गणित की एक शाखा। जिन तकनीकों द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है, गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अब हम समझे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं, उनके कोणों का मापन एवं
उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। गणित की उस शाखा को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्दों का सम्मिलित रूप है। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्दों का सम्मिलित रूप है। त्रिकोणमिति तीन ग्रीक शब्दों का सम्मिलित रूप। फर्स्ट त्रि, सेकंड में गोनिया, और थर्ड होता है मेट्रोन मिति। तीन ग्रीक शब्द क्या क्या है त्रिकोणमिति के लिए? त्रि, गोनिया, मेट्रोन। त्रि, गोनिया, मेट्रोन। त्रि का अर्थ होता है त्रिभुज। त्रि का अर्थ होता है त्रिभुज। गोनिया का अर्थ होता है कोण। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिभुज की माप। तो त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज बनता है, उनकी ऊंचाइयों और उनके आधारों को कैसे ज्ञात करते हैं? तो कभी त्रिभुज की भुजा दी रहती है, कभी कोण दी रहती है, और उनसे संबंधित चीज को हम ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात और उनके न्यून कोणों के सापेक्ष जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा ही हम क्या करते हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की ऊंचाइयां और उनकी जो आधार होती है, दूरियां, या जो उदाहरण हम समझे, उन संबंधित समस्याओं का हल ज्ञात करते हैं। किनके द्वारा? त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझेंगे। त्रिभुज के तीन कोण, त्रिभुज के तीन कोण एवं तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज के तीन कोण, तीन भुजाएं होती है। अर्थात त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं। त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग। तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों एवं उनके न्यून कोणों के सापेक्ष, कुछ अनुपातों एवं उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन जिस अनुपात
द्वारा करते हैं उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों एवं उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन जिस अनुपात के द्वारा करते हैं उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक महान गणितज्ञ हिपार्कस जी ने 140 बीसी में किए थे। कितने में? इसका सर्वप्रथम प्रयोग महान ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस जी ने ये त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एवं उनके न्यून कोणों के सापेक्ष भुज के 3 कोण एवं 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के 3 कोण एवं 3 भुजाएं होती है, अर्थात त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। अर्थात त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। उदाहरणों में हम समझ गए थे जो किस प्रकार उनकी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों का एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन जिस अनुपात के द्वारा करते हैं उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। उस अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का सर्वप्रथम प्रयोग महान ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस जी ने 140 बीसी में किए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी भुजाओं और उनके कोणों के सापेक्ष जो समस्या है उनका जो प्रथम प्रयास हल किए थे, किसने किए थे? तो महान ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस जी ने कितने ईस्वी में? तो 140 बीसी में।
इनका सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र और बेबीलोन नामक स्थानों से मिलता है। बेबीलोन नामक स्थानों से मिलता है। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से मिलता है? मिस्र और बेबीलोन नामक स्थानों से मिलता है। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे? एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और न्यूनकोण के सापेक्ष उनको समझे। एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इससे पीछे हम क्या बताए थे? जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उनके किन्हीं एक न्यून कोण के सापेक्ष, तो यहाँ हम कोण C के सापेक्ष अनुपात निकालते हैं। किसके अनुसार? कोण C के सापेक्ष अनुपात। फिर पुनः हम कोण A के सापेक्ष भी निकालेंगे, समझेंगे। तो अभी हम इन त्रिभुज में कोण C के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C न्यून कोण है। कोण A भी न्यून कोण है, लेकिन हम ज्ञात कर रहे हैं कोण C के सापेक्ष न्यून कोण है। अब हमें देखना है कोण C न्यून कोण है तथा कोण B समकोण है। यहाँ समझना है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वह कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, न्यून कोण तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री को समकोण। तो किसी भी त्रिभुज, चाहे वो कोई भी लेकिन समकोण त्रिभुज हो, उसमें 90 डिग्री के जो सामने भुजा होगी वह कर्ण होगी। क्या होगी? कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसका संकेत H होता है। और कोण C के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। कोण C के सापेक्ष, तो कोण C के जो सम्मुख भुजा होगी, कोण C के सम्मुख भुजा, सामने का भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा, कोण C के सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? AB। तो कोण C के सापेक्ष में कोण C के लिए सम्मुख भुजा जो होगा वह उसके लिए लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। यहाँ AC कर्ण यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और कोण C यानी जिस कोण के सापेक्ष हम अनुपात ज्ञात करेंगे उस अनुपात के उस कोण के जो सम्मुख भुजा होगा उसके लिए लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसका संकेत P होता है।
अब कोण सी के जो आसन्न भुजा है, कोण सी के आसन्न भुजा जिस पर वह है समकोण त्रिभुज आधारित है। तो कोण सी के आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा सामने क्या भुजा, आसन्न भुजा, कोण सी से जो रिलेट भुजा होगा वो कोण सी, तो कोण सी के आसन्न भुजा, कोण सी के आसन्न भुजा उसके लिए आधार हो जाती है। क्या हो जाती है, आधार। क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। तो हम क्या समझें, किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का सामने कर्ण जिस कोण के सापेक्ष अनुपात ज्ञात करेंगे वह के सम्मुख भुजा, उसके सम्मुख भुजा उसके लिए लंब, और उसके आसन्न भुजा, उस कोण के आसन्न भुजा उसके लिए आधार। आधार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है, बेस, जिसका संकेत बी होता है, स्मॉल बी होता है। अब हम कोण ए के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। कोण ए के सापेक्ष कैसा हो जाएगा देखिए, तो कोण ए के सापेक्ष एक समकोण त्रिभुज पुनः ले, एक समकोण त्रिभुज एबीसी पुनः ले। अब हमें ज्ञात करना है कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष। तो अभी हम बताएं जो 90 डिग्री के सामने का क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। तो हमेशा यह AC कर्ण ही रहेगा, AC क्या हो जाएगा, कर्ण ही। अब हमें C के सापेक्ष नहीं, A के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो A के सापेक्ष जो सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, BC हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो C के सापेक्ष यानी सम्मुख भुजा वो क्या हो जाती थी, उसके लिए लंब। तो यहाँ हम कोण ए के सापेक्ष भुजा ले रहे हैं, कोण ए के सापेक्ष सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा आपको, तो उसके लिए लंब हो जाएगी। तो कोण ए के सापेक्ष निकालेंगे तो BC लंब हो जाएगी, और कोण ए के जो आसन्न भुजा है वो उसके लिए आधार हो जाएगी। तो यह ध्यान देने योग्य बातें, कोण C के लिए AB लंब और BC आधार, परंतु कोण ए के सापेक्ष BC लंब और AB आधार। यह कैसे हुआ, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, 3 ध्यान देने योग्य बातें। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। जिस कोण के सापेक्ष हमें निकालना हो, जिस कोण के सापेक्ष हम ज्ञात करते हैं अनुपात, ज्ञात करते हैं अनुपात, उस कोण के सम्मुख भुजा उसके लिए लंब हो जाती है। उसका उस कोण के लिए, उस कोण के सम्मुख भुजा लंब हो जाती है। क्या होती है, सम्मुख भुजा लंब, और आसन्न भुजा क्या हो जाती है, आसन्न भुजा आधार हो जाती है, आसन्न भुजा आधार। ये बातें ध्यान देने की बातें हैं। जब कोण C तो सामने वाला लंब और उसकी आसन्न भुजा आधार, जब कोण A तो उसके सामने वाला लंब और आसन्न भुजा आधार। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को। तो त्रिकोणमिति त्रिभुज के 6 अंग, तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात भुजाओं से रिलेट, तो 6 अनुपात। भुजाओं से रिलेट कितने अनुपात, 6 अनुपात होते हैं। भुजाओं से रिलेट कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात। उनको समझा जाए। फर्स्ट होता है साइन। फर्स्ट क्या होता है, साइन।
सेकेंड होता है कोसाइन, थर्ड होता है आपको टेंजेंट, फोर्थ होता है आपको कॉसेकेंट, सी है सी कॉसेकेंट, फिफ्थ होता है सेकेंट, और सिक्स्थ होता है कॉटेगेंट। यानी त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के सापेक्ष जो अनुपात होता है वह कितने अनुपात होते हैं? त्रिकोणीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कॉटेगेंट। ठीक, तो इनके बारे में और इन सभी के सापेक्ष यानी कोण सी के सापेक्ष इन सभी का अनुपात के बारे में अब हम लोग समझेंगे। का प्रयोग जो आज हम लोग कर रहे हैं, साइन का प्रयोग जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, उसका सर्वप्रथम उल्लेख आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के पुस्तक आर्यभट्टम में 500 ईस्वी में उल्लेखित है। 500 ईस्वी में आर्यभट्ट जी के लिखित आर्यभट्टम पुस्तक में उल्लेखित है, जो आज हम लोग साइन का प्रयोग करते हैं। कितने ईस्वी में? 500 ईस्वी में आर्यभट्ट जी के लिखित आर्यभट्टम पुस्तक, आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखित महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के सापेक्ष आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में उल्लेखित है। कितने ईस्वी में? 500 ईस्वी। इसका प्रयोग अरबी भाषा में साइनस के रूप में होने लगा। साइन से किसके रूप में होने लगा? साइनस के रूप में। इसका प्रयोग 500 ईस्वी के बाद क्या होने लगा? साइनस के रूप में अरबी भाषा में रूपांतरित किया गया। आर्यभट्ट जी ने इसे अर्धजाया कहा था। साइनस के रूप में प्रयोग होते होते यह पूरे यूरोपीय कंट्रियों में लागू होने लगा और गणित के पाठकों ने उसे साइनस के रूप में पढ़ते थे। इनके रूपांतरण को देखते हुए और इनका संक्षिप्त निरूपण जब ज्यादा उपयोग होने लगा तो इनका संक्षिप्त निरूपण 1610 ईस्वी में 1610 या मुझे यह ईस्वी टोटली उतना याद नहीं है, 1600 कुछ ईस्वी में जो है एडमंड गुंटर के द्वारा 1600 कुछ ईस्वी में एडमंड गुंटर, ये भी एक महान गणितज्ञ है, प्रोफेसर एडमंड गुंटर के द्वारा इसका संक्षिप्त निरूपण किया गया जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन का संक्षिप्त रूप क्या पढ़ते हैं? साइन। तो ये संक्षिप्त रूप किसने किए? सबसे प्रथम एडमंड गुंटर जी ने इसका संक्षिप्त निरूपण दिया। इसका कहाँ उल्लेख मिलता है? तो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टम में 500 ईस्वी पूर्व में। संक्षिप्त निरूपण किसने किए थे? साइनस का साइन में एडमंड गुंटर, एक यूरोपीय कंट्री के महान प्रोफेसर, अंग्रेजी प्रोफेसर ने इसका साइन में किया था। और कोसाइन का संक्षिप्त निरूपण जोनस मूरे ने 1674 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में? 1674 ईस्वी में किया था। तो इन संक्षिप्त निरूपणों को हम सी के सापेक्ष मान ज्ञात करेंगे। देखिए सी के सापेक्ष मान
सी के सापेक्ष मान, सी के सापेक्ष मानना है। मान लिए थे एबीसी एक समकोण त्रिभुज में जिसमें बी समकोण है, तो सी के सापेक्ष, तो साइन सी बराबर, क्योंकि हम सी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन सी के लिए हो जाएगा आपको कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख, कोण सी के सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोण सी के सम्मुख भुजा बटा कर्ण, अर्थात ए बी, त्रिभुज एबीसी में ए बी बटा ए सी, यानी इसे हम पी बाय एच भी लिख सकते हैं, साइन सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष में ज्ञात करें। सभी संक्षेप निरूपण। फर्स्ट, दूसरा कॉस सी, कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, तो कोण सी के आसन्न भुजा, कोण सी के आसन्न भुजा बटा कर्ण, यानी BC बटा AC, यानी B बाय एच। तीसरा में tan C के सापेक्ष में, तो tan C के सापेक्ष में निकालना है, तो कोण C के सम्मुख भुजा बटे कोण C के आसन्न भुजा, कोण C के आसन्न भुजा, अर्थात कोण C यानी AB, कोण C के सम्मुख भुजा AB बटा BC, यानी P बाय B। इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं चौथा, कौशेक सी के लिए कर्ण बटा कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा, यानी AC बटा AB, अर्थात H बाय P, यानी कर्ण बटा लंब। पांचवा सेक सी, तो सेक सी के लिए हम क्या करेंगे, तो कर्ण बटा कोण सी के आसन्न भुजा, कोण सी के आसन्न भुजा, तो कर्ण AC बटा कोण सी के आसन्न भुजा, कोण सी के आसन्न भुजा BC, तो AC हम लिख सकते हैं H बट्टा B। अब हम कॉट के सापेक्ष निकालते हैं, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, तो कॉट सी के लिए क्या हो जाएगा, कोण सी के आसन्न भुजा बटा कोण सी के सम्मुख भुजा, अर्थात BC बट्टा AB, यानी आधार बट्टे लंब। तो ये हम समझ गए बेसिक तौर पे। अब इनके सूत्र हम एक बार लिख देते हैं, क्या होता है, इन अनुपातों का हम ज्ञात कर सकते हैं, लिख देते हैं एक बार संक्षिप्त में। साइन के लिए और सी के सापेक्ष में निकाल रहे थे, तो साइन थीटा के सापेक्ष हम सी के लिए थीटा मान लेते हैं अभी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, अर्थात लंब बटा कर्ण, जिसको हम
एच बाय पी बाय एच, सॉरी पी बाय एच करते थे इंग्लिश में। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बी बाय एच। टेन थीटा लंब बटे आधार यानी पी बाय बी, पी बाय बी। कौशेक थीटा कर्ण बटा लंब यानी एच बाय पी। सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार एच बाय बी। और कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बी बाय पी। तो ये 6 अनुपात जो हम बेसिक रूल से भी समझ गए और यहाँ भी है। यहाँ हम सी बताए थे, वहाँ सी के सापेक्ष हम थीटा माने हैं, तो थीटा के रूप में। यानी ये 6 सूत्र हमें याद होना चाहिए, तब हम उन अनुपातों को ज्ञात आराम से कर पाएंगे। तो देखा जाए इसे हम ट्रिक के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं। तो इनका ट्रिक भी होता है, तो बेसिक भी समझ गए हैं, ट्रिक इस कारण से ताकि हमें ज़्यादा देर तक याद रह सके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, ट्रिक समझते हैं इन पे। दो ट्रिक ज़्यादातर लोग यूज करते हैं। ट्रिक सिर्फ ट्रिक के मामले में लीजिएगा, ट्रिक को सिर्फ समझना है, ट्रिक कैसे होता है, तो ट्रिक समझिए क्या होता है। इस पे 2 ट्रिक प्रचलित है। क्या है 2 ट्रिक प्रचलित? तो फर्स्ट है लाल कक्का, लाल कक्का। फर्स्ट क्या है? लाल कक्का, उजरा कक्का नहीं, उजला वाला नहीं, लाल कक्का। लाल कक्का तो लाल यहाँ में साइन और यहाँ कॉस समझना है, यहाँ टेन समझना है, यहाँ कौशेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट समझना है। इसमें बता कर दिए। इधर सब जब चलेंगे तो ऐसे, इधर से तो ऐसे। और एल से समझेंगे लंब, ए से समझेंगे आधार और के से समझेंगे कर्ण, के से समझेंगे कर्ण। बहुत ही आसान। अब हम आराम से याद कर सकते हैं। लाल कक्का उसके सापेक्ष आप ध्यान से रखें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। हो तो सर, और सेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। दूसरा ट्रिक देखिए, वो भी बहुत प्रचलित है। पंडित, दूसरा ट्रिक, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, B से बेस, H से हाइपोटेनियस, P से परपेंडिकुलर, B से बेस यानी लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार। तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट
इसमें भी वैसे। तो साइन थीटा पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा एच बाई पी यानी कर्ण बटा लंब, और सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अब हम इनसे संबंधित एक प्रमेय को समझते हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते समय आ जाता है। तो वो प्रमेय क्या है समझे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है AC, यह एक समकोण त्रिभुज है और कर्ण कौन है AC, आधार BC और लंब। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्ण बराबर, जब रूट हटता है तो जब वर्ग टूटता है तो रूट आता है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पुनः इसे हम इस सूत्र से बनाते हैं। तो लंब कर्ण स्क्वायर और लंब को इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बच गया। यानी आधार बराबर क्या हो सकती है, आधार बराबर क्या, सिर्फ आधार बराबर क्या हो सकता है, तो आधार का भी वर्ग टूटेगा तो ये दोनों किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। यानी आधार बराबर हो जाएगा ये भी रूट में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी प्रकार फिर हम लाते हैं, उसी प्रकार हम फिर से बनाते हैं कर्ण, तीसरा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का विषय लाएंगे तो आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बच जाएगा, लंब स्क्वायर। तो सिर्फ लंब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लंब बराबर उसी प्रकार इनकी रूट में आ जाएगी। जब वर्ग टूटेगी तो ये भी हो जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो उन 6 अनुपात को और इन तीन सूत्रों को, इन 3 पाइथागोरसीय ट्रिपल को हम याद रखेंगे तो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने में भुजाओं और उनके सापेक्ष कोण में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इनसे रिलेट जितने भी उदाहरण है वो फिर होगी। बस आज के लिए इतना ही आ रहे हैं आप लोगों के लिए, इन सभी का एग्जाम्पल लेकर के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर ऑल माय फ्रेंड्स वाचिंग दिस क्लासेस।